नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम वॉशिंगटन हिल्टन की उस बेहद विवादास्पद घटना की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चलिए एक फोरेंसिक सिक्योरिटी कंसल्टेंट के नज़रिए से इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। हमारा ध्यान किसी भी तरह की राजनीति पर नहीं, बल्कि केवल तथ्यों और उपलब्ध जानकारी को बारीकी से समझने पर होगा। तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या कहता है। तो हमारा प्लान क्या है? हम हिल्टन ब्रीच यानी सेंधमारी से शुरू करेंगे, फिर सिस्टम फेलियर्स की टाइमलाइन देखेंगे, एक प्रॉपर फोरेंसिक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे, ये जो स्टेज्ड होने के दावे हैं उन्हें परखेंगे, बढ़ते राजनीतिक गुस्से पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हिल्टन सेंधमारी। एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। आखिर 25 अप्रैल 2026 को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में असल में हुआ क्या था? अब इस घटना को समझने के लिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 30 मार्च 1981, जगह यही वॉशिंगटन हिल्टन होटल। उस वक्त सीक्रेट सर्विस का रिस्पांस इतना तेज और सटीक था कि क्या कहने। हालांकि राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के सीने में गोली लगी थी। लेकिन अब 2026 की इस घटना को देखिए। इतना बड़ा सुरक्षा घेरा और वो इतनी आसानी से टूट गया। राष्ट्रपति को एक खरोच तक नहीं आई और संदिग्ध को क्रॉसफायर के बीच पकड़ लिया गया। 1981 की इस मजबूत सिक्योरिटी की तुलना जब हम आज की इस भयंकर चूक से करते हैं तो साफ समझ आता है कि हाल ही में जो हुआ वो सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी बड़ी नाकामी थी। दूसरा हिस्सा, सिस्टम की इन नाकामियों की टाइमलाइन। हिल्टन की इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें जरा पीछे जाकर इस पूरे पैटर्न को देखना होगा। और ये पैटर्न सच में हैरान करने वाला है। देखिए, जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक 20 साल का लड़का सीधे लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। फिर सिर्फ 2 महीने बाद सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर झाड़ियों में एक आदमी राइफल लिए मिल जाता है। और अब अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन हिल्टन के अंदर तक घुसपैठ हो जाती है। मतलब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली सीक्रेट सर्विस और महज 2 साल के अंदर 3 इतनी बड़ी संस्थागत विफलताएं। जाहिर है जब ऐसा होगा तो जनता के मन में शक और अविश्वास तो पैदा होगा ही। तीसरा हिस्सा, फोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट। चलिए अब एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि वॉशिंगटन हिल्टन में असल में क्या-क्या कमियां रह गई थीं। नियमों और ज़मीनी हकीकत के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तो जैसे हवा में उड़ा दिया गया था। आप यकीन करेंगे, कोई आईडी चेक नहीं, टिकटों को बस 6 फीट दूर से देखा जा रहा था। गेस्ट वेरिफिकेशन का तो ये हाल था कि होटल आम पब्लिक के लिए पूरी तरह खुला हुआ था। और सिक्योरिटी चेक के नाम पर क्या था? बॉलरूम से 1 फ्लोर ऊपर सिर्फ एक सिंगल मैग्नेटोमीटर। ये किसी भी हाई प्रोफाइल इवेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक भयानक और अविश्वसनीय उल्लंघन है। और इसमें सबसे अजीब और हास्यास्पद बात क्या है पता है? वो शूटर कोल थॉमस एलन, जो कैल्टेक का ग्रेजुएट था और जिसने हथियार भी लीगल तरीके से खरीदे थे, उसने खुद अपने मैनिफेस्टो में होटल की सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया। एक दिन पहले वो हथियारों के साथ वहां आराम से घूम रहा था और फिर क्या लिखता है? 1 स्टार रिव्यू, मैनेजमेंट को सुधार की जरूरत है। ये अपने आप में साबित करता है कि उस रात सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी मजाक बन गई थी। इस घटना के तुरंत बाद जो हुआ वो भी काफी दिलचस्प है। घटना के महज 1 घंटे के अंदर टारगेट किए गए व्यक्ति ने पब्लिक टेलीविजन पर आकर सीधे व्हाइट हाउस में एक सुरक्षित ड्रोन प्रूफ पर्सनल बॉलरूम की मांग कर दी। अब इस कदम से न सिर्फ एक व्यक्तिगत मांग को पूरा करने की कोशिश की गई, बल्कि इससे जुड़े मुकदमों को भी दबाने का प्रयास हुआ और इसी वजह से जनता का शक और भी गहरा हो गया। चौथा हिस्सा, स्टेज्ड या प्रायोजित दावों की जांच। अब तक हमने सिक्योरिटी फेलियर्स को समझा, लेकिन अब हम इसके मनोवैज्ञानिक असर और सोशल मीडिया पर आए तूफान की बात करते हैं। जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतनी बुरी तरह फेल होते हैं तो हम सबको एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछना पड़ता है। आखिर जनता का एक इतना बड़ा हिस्सा तुरंत ये क्यों मान लेता है कि ये सब बस ध्यान भटकाने के लिए रचा गया एक नाटक था? आज के इतने तनावपूर्ण समय में हर चीज में साजिश ढूंढना समाज का एक हिस्सा सा बन गया है।
दरअसल लोगों की ये सोच कुछ बहुत ही अजीब संयोगों से बनती है, जैसे कि रिकार्डो अप्रूवल रेटिंग्स, ईरान युद्ध और एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीजों से ध्यान भटकाने की जरूरत, एक ऐसे इवेंट में जाना जिसे वो व्यक्ति खुद बिल्कुल पसंद नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी फुटेज में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का एकदम रिलैक्स्ड नजर आना। सच कहूं तो जब इतने हाई पॉलिटिकल टेंशन के बीच सिस्टम की क्षमता इतनी कमजोर दिखे तो लोग स्वाभाविक रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन करने लगते हैं। एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो कुछ बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। डिनर से ठीक पहले फॉक्स न्यूज़ पर एक कैंपेन सरोगेट कैरोलाइन लेविट का ये कहना कि आज रात कुछ गोलियां चलेंगी, ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों को और मंच पर राष्ट्रपति की उस शुरुआती हल्की मुस्कान को इंटरनेट पर लोग लीक हुई स्क्रिप्ट के सबूत के तौर पर देख रहे हैं। डिजिटल दुनिया में ऐसी गलत जानकारियां और नैरेटिव्स जंगल की आग की तरह फैलते हैं। 5वां हिस्सा, बढ़ता हुआ राजनीतिक आक्रोश। इन सारी थ्योरीज से थोड़ा बाहर निकलकर हमें उस माहौल को देखना होगा जो इस तरह के खतरों को जन्म देता है, और वो है हमारा चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण। राजनीति में गुस्सा अब सिर्फ बहसों तक सीमित नहीं है। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरफ के बयानों को देखिए। एक तरफ विरोधियों को फाशीवादी या गद्दार कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें कीड़े या देश के भीतर का दुश्मन बताया जा रहा है। हमारे नेता जानबूझकर ये हम बनाम वो वाली मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, और यही चीज़ एक आम सामाजिक बहस को एक खतरनाक ध्रुवीकरण में बदल देती है। और इस नफरत भरी बयानबाजी के नतीजे हमारे सामने हैं। 2022 में पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला, 2025 में चार्ली कर्क को पब्लिक के सामने गोली मारना और मेलिसा हॉटमैन को उनके पति के साथ गोली मारना। ऐसा लगता है जैसे हम इन घटनाओं के आदी हो गए हैं। राजनीतिक हिंसा अब अमेरिका में कोई अपवाद नहीं है, ये एक रेगुलर फीचर बन चुकी है जो राजनीति के दोनों पक्षों को बराबर नुकसान पहुंचा रही है। छठा और आखिरी हिस्सा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरे। चलिए अब थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि कैसे ये डर का माहौल सीधे तौर पर हमारे देश की नींव को हिला रहा है। मास वायलेंस यानी सामूहिक हिंसा का नॉर्मल हो जाना और सिस्टम पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ जाना, ये बहुत ही गंभीर खतरे की घंटियां हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि जब जनता का भरोसा टूटता है तो चुनावों की पारदर्शिता पर से भी हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता है, और इसका फायदा उठाकर नेता राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक झूठा डर पैदा कर सकते हैं, मिड टर्म चुनावों को टाल सकते हैं, या फिर सत्ता पर पूरी तरह कब्जा जमाने जैसी सत्तावादी पैंतरेबाजी कर सकते हैं। उस शूटर के अपने शब्द इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है। उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, इस प्रशासन ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में सोचकर मुझे क्रोध आया। ये एक लाइन साफ बताती है कि कैसे किसी के अंदर भरा हुआ राजनीतिक गुस्सा बहुत तेजी से बड़े सरकारी अधिकारियों की जान लेने की सनक में बदल सकता है। जब आम लोगों में इस लेवल का गुस्सा हो तो वो सीधे तौर पर हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा हाल ही में आई फिल्म सिविल वॉर के रूपक के बारे में सोचिए। इसे सिर्फ एक कहानी मत मानिए, ये एक बहुत ही डरावनी चेतावनी है। ये दिखाती है कि जब संस्थाएं गिर जाती हैं तो कैसे एक बटा हुआ समाज खुद अपने ही लोगों पर हथियार उठा लेता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल यही है कि जब किसी देश की आपसी बातचीत और विमर्श की जगह पूरी तरह से डर और हिंसा ले ले, तो आखिर उसका लोकतंत्र कितने दिन तक टिक सकता है। सोचने वाली बात है ना?